Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमने पिछले दो वीडियोस में जो 1 फरवरी 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसके सीटीपी की क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया है। जो 20 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए क्योंकि हम 10 क्वेश्चंस को लेके कर रहे हैं क्योंकि इससे एक अच्छा डिस्कशन एक अच्छा एनालिसिस हो सकता है। तो इसलिए आज हम फिर से सीटीपी के 10 क्वेश्चंस करेंगे और ये वाली शिफ्ट का सीटीपी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी डिटेल्ड में, क्योंकि मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ के उनका रीज़न वगैरह सब कुछ समझाया कि जो एक आंसर है इसका रीज़न ये है तो क्यों है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ऐसा करके हम दूसरे सेक्शंस पे भी चलेंगे, लाइक ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सब पे चलेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू पहली बात तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आपके बेसिक्स को अच्छा करेगा और आप लोग खुद भी बता सकते हो कमेंट करके कि आपको ये वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप वो बता सकते हो। वो टॉपिक्स आपके ज़रूर कंप्लीट करवाए जाएंगे और एक बहुत अच्छा बेसिक, जो सारे बेसिक्स मतलब आपके क्लियर हो जाएंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ हम 21st क्वेश्चन यानी कि अपने अगले 10 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि और ये देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको केवी एंड DSSB जैसे एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, या फिर जितने भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हेल्प करेगा। तो चलते अब हमने अपने 21st क्वेश्चन पे अगेन 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय। यानी कि अगर हम सोशल कॉग्निटिव व्यू की बात करें, अब देखो सोशल कॉग्निटिव का मतलब होता है सामाजिक संज्ञानात्मक, यानी कि बच्चा जो होता है वो समाज से सीखता है। ये बात तो क्लियर है कि बच्चा अपने समाज में रहकर सीखता है, 10 चीज़ें देखता है, 10 चीज़ें सीखता है। कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बेकार भी होती हैं। तो बच्चा अपना ज्ञान का विकास जो है ना वो आसपास की चीज़ों को देखकर करता है। तो बच्चे का ज्ञान का विकास होता है कैसे? तो बच्चे की ज्ञान का विकास उसके आसपास की चीज़ों को देखकर होता है। तो सोशल कॉग्निटिव व्यूज़ के अकॉर्डिंग बच्चा कब ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा? तो अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो वो क्या वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा सीखते हैं, यानी कि क्या वो पैसिवली इमिटेट करते हैं एडल्ट्स को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा जब भी किसी चीज़ को अनुकरण कर रहा है, किसी भी चीज़ का नकल कर रहा है, तो वो कभी भी पैसिवली नहीं करेगा। पहली बात तो एक्टिवली एंगेज होगा, वो देख रहा होगा। तो बच्चा पैसिवली इमिटेट नहीं करता, और वैसे भी अडल्ट के बिहेवियर को वो ऐसे पैसिवली इमिटेट नहीं करते, वो एक्टिव होते हैं उस दौरान। तो ये फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड वाला, और वैसे भी सोशल कॉग्निटिव व्यूज़ में बच्चा एक्टिव होना चाहिए हर जगह पे। दूसरी चीज़ है एक्टिवली इंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट। तो येस, बच्चा सबसे बेहतर तभी सीख पाएगा जब वो, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती ना तो भी आप इसी पर टिक करते, क्योंकि बच्चा बेहतर तरीके से कब सीख पाएगा? जब वो एक्टिवली एंगेज होगा अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा। यानी कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चा शुड बी एक्टिव, यानी कि स्टूडेंट और जो भी है वो एक्टिव ही होना चाहिए, चिल्ड्रन एक्टिव होने चाहिए उस दौरान। ठीक है, सो सोशल कॉग्निटिव व्यूज़ ऑफ लर्निंग के थ्रू या उसके अगर उसकी बात करें तो बच्चा बेहतर सीख पाता है जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली एंगेज होता है। ओवर्ट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर का मतलब होता है जिसमें बच्चा जो है वो कंडीशनड हो रहा है, उसकी आदतें फॉर्म हो रही हैं ओवर्ट तरीके से, यानी कि बाहरी तरीके से। तो व्यवहार बाह्य अनुकूलन द्वारा। तो ये भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो फॉर्म हो रहा है ओवर्ट कंडीशनिंग हो रही है, मतलब आप बाहर से कुछ अप्लाई कर रहे हो तब बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे का बिहेवियर वैसे भी अंदर से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, चाहे वो मोटिवेशन हो चाहे कुछ हो। मेमोराइजेशन ऑफ डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। यानी कि देखो, कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है बच्चे को सिखाओ उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। किसी भी चीज़ को आप सिखा रहे हो तो वो उसके संदर्भ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मेमोराइजेशन तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। सो मेमोराइजेशन ऑफ डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि आप कह रहे हो कि पहली बात तो मेमोराइज करो, जो कि ऑलरेडी गलत टर्म है अपने आप में। बच्चों के लिए तो मेमोराइजेशन यूज़ होना भी नहीं चाहिए। तो वैसे मेमोराइजेशन तो पूरा टर्म ही गलत है। और दूसरा आप कह रहे हो डीकॉन्टेक्चुअलाइज हो, यानी कि वो असंदर्भित हो। असंदर्भित तो वो वैसे ही नहीं होना चाहिए, वो तो कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एंगेज करता है, वो भी एक्टिवली। तो इसलिए 21st का आंसर क्या होगा? 2 होगा, और यही सीटेट का आंसर की भी है और यही
हमने पूरा पढ़ के समझा और इसका रीज़न भी फाइंड आउट किया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स टेंड टू क्विकली फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बच्चा उन इन्फॉर्मेशन को भूल जाता है। मतलब आपने मान लो बच्चे को कुछ सिखाया और वो चीज़ भूल गया, तो ऐसा कब हो सकता है? विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित हो। नहीं, जो उनके जीवन से संबंधित हो उनको तो वो वैसे भी नहीं भूल सकते। मतलब अपने जीवन से संबंधित जानकारी को या आप कुछ और ऐसा बता रहे हो तो वो बच्चा कैसे भूल सकता है? नहीं भूल सकता। ठीक है, प्रेजेंटेड विद रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, तो ये भी नहीं होगा। आप मतलब बच्चे को अगर आप रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, प्रासंगिक संदर्भ दे रहे हैं, प्रासंगिक यानी कि जो आज के समय में भी रेलिवेंट है, जो आज के समय में भी चल रहा है, अगर आप उनको वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे से रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, तो बच्चा वो चीज़ भूलेगा नहीं। तो बच्चा क्या नहीं भूलेगा? बच्चा अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी एक इवेंट को नहीं भूलेगा अगर आप उसकी लाइफ से रिलेट करके कोई चीज़ समझाते हैं या फिर आप उसको प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो तो भी नहीं भूलेगा। थर्ड है प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक। यस, यही हमारा आंसर है कि बच्चा उन चीज़ों को या उन जानकारी को जल्दी भूल जाएगा जो कि डिसकनेक्टेड वे में उनको बताई गई हो। आज इतना बता दिया, आज इतना बता दिया, फिर कल इतना बता दिया, तो ऐसे करके बच्चा उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब बच्चा उसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो डिसकनेक्टेड चंक्स रहेंगे। असंदर्भित खंड, असंबंधित यानी कि कोई संबंध नहीं है, आज कुछ बता दिया, कल उससे रिलेटेड कुछ बता दिया, फिर कुछ बता दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो डिसकनेक्टेड खंडों में जब आ जाता है तो फिर वो बच्चा भूल जाता है, वो उसको नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बच्चा उन चीज़ों को भूल जाता है जो डिसकनेक्टेडली उसको दिखाया गया हो। दैट इज 22 का थर्ड होगा। लेकिन फोर्थ क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। इलैबोरेट थ्रू यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, जब आप बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और बहुत इलाबोरेट करके दे रहे हो, उदाहरणों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कैसे भूल सकता है? तो उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। अगर आप किसी भी जानकारी को उदाहरण के तौर पे दे रहे हो या उदाहरण के साथ दे रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा तो वो वैसे भी नहीं भूल सकता है ना, क्योंकि आप अच्छे एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हो उसकी, या फिर आप उसको रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, तो वो कैसे भूलेगा? तो इसलिए स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इन्फॉर्मेशन को जो उन्हें डिसकनेक्टेड तरीके से दी गई हो। तो ये 22 का आंसर होगा, और सीटेट के आंसर की में भी यही है या बोर्ड ने भी यही माना है। देन आता है 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। अब देखो प्रोसीजर को समझो। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है प्रोसेस, किसी चीज़ की ऐसी जानकारी कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, यानी कि जिसमें प्रक्रिया हो, जिसमें स्टेप्स हों जो आपको फॉलो करने हों। सो हाउ डू वी प्रिपेयर सॉइल फॉर प्लांटेशन, यानी कि पौधारोपण के लिए, यानी कि प्लांटेशन के लिए, पौधे लगाने के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, यही आपका आंसर होगा 23rd का, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप है कि पहले आप मिट्टी को थोड़ा सा खोदोगे, मतलब थोड़ा सा उसमें प्लोइंग करोगे ताकि हवा जो है एयर सर्कुलेशन बढ़ सके, या फिर आप उसमें केंचुए डाल सकते हो जो फार्म के फ्रेंड्स होते हैं, है ना, तो और आप इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हो। सो दीज आर दी स्टेप्स, दीज आर द प्रोसेस। बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ A+B का होल स्क्वायर, ये तो कोई प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई एक फॉर्मूला होगा ही जो फैक्ट बेस्ड है। देन व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, ये भी इसका भी एक, इसमें भी कोई स्टेप नहीं है, बल्कि ये तो पूछा जा रहा है कि भारत को आज़ादी कब मिली है। तो देखो सूत्र क्या है, आज़ादी कब मिली है, अगला लीप वर्ष क्या होगा, इनका एक आंसर है, इसमें कोई स्टेप नहीं है। तो आप ऐसे समझो प्रोसीजर मीन्स कोई प्रक्रिया, तो सॉइल को प्रिपेयर करने की प्रक्रिया होती है, और बोर्ड ने भी 23rd के फर्स्ट को ही सही आंसर माना है, और इसका आंसर भी यही है। ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको रीज़न भी समझ आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि अधिगम को सुसाधित करने के लिए, ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके, अ टीचर शुड, यानी कि बच्चे को लर्निंग हो सके, यानी कि बच्चा लर्निंग कर सके, टीचर को क्या करना चाहिए? डिसकनेक्ट कंटेंट फ्रॉम स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो कभी भी डिसकनेक्ट की बात आए, डिस्करेज की बात आए, है ना, तो ये सब तो कभी भी होना ही नहीं चाहिए। मतलब पहला वाला कह रहा है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। नहीं, बच्चा अपने, कैसे बताया था मैंने कि बच्चा अपने समाज से सीखता है ना, समाजीकरण या सोशलाइजेशन जिसको कह रहे हैं, तो बच्चा सोशलाइज होकर के सीखता है, समाज से सीखता है। तो आप चीज़ों को या कंटेंट को जो आप उसे सिखा रहे हो उसको डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। तो आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसे डिसकनेक्ट नहीं करना है, बल्कि कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा।
यानी कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा पढ़े तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चे के सामाजिक संदर्भ या सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ उस कंटेंट को जो भी वो पढ़ा रही हैं उसको कनेक्ट करे, ना कि डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे डिस्कनेक्ट लिखा है तो ये गलत होगा। डिस्कनेक्ट कंटेंट फ्रॉम स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं करना। डिस्करेज यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग, बल्कि कॉन्सेप्ट मैपिंग तो बहुत अच्छा है जो हम कभी पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। कॉन्सेप्ट मैपिंग हम ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है, तो हमें पता ही नहीं है। तो हम ज़रूर कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि संप्रत्य मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना बिल्कुल नहीं, कभी भी डिस्करेज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मैपिंग से आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर भी होते हैं और कनेक्टेड भी रहते हैं, तो ये तो आपने डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि बच्चा समझे पढ़े। थर्ड है एनकरेज हाई कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमंग स्टूडेंट्स। नहीं, बच्चों को ना एक दूसरे के साथ समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ सीखना चाहिए और ग्रुप में सीखना चाहिए, बजाय कि हाईली कॉम्पिटिटिव फीलिंग। नहीं, बच्चे के अंदर हेल्दी कंपटीशन भले ही है, लेकिन अपने अपने दोस्त से आगे निकलना है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो ये भी गलत है। तो हाई कंपटीशन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना नहीं, बल्कि बच्चे को आप अपॉर्चुनिटीज़ दो टू स्टूडेंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। यानी कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दो, उसको अवसर प्रदान करो, उसको डिस्कवर करने का भरपूर मौका दो, ताकि वो अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर ले। तो विद्यार्थी को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, यही इसका आंसर है। यानी कि 24th का आंसर 24th है। बोर्ड ने यानी कि आंसर की में भी यही है और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो भी यही है। Now, next question is 25th. Few students in your class are finding it difficult to solve a given problem. मतलब आपके क्लास में, आपके क्लासरूम में कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपकी, आई एम सो सॉरी, हाँ वो मेरी डॉग है और जैसे ही कोई क्रैकर बर्स्ट होता है तो वो ऐसे भौंकती है। एनीवेज, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आपने कुछ सवाल दिए अपने स्टूडेंट्स को और फिर उनको दिक्कत महसूस हुई। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? सो विच ऑफ द फॉलोइंग वे विल यू चूज टू सपोर्ट देम? पहला है आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कह रहा है दी गई समस्या में, मतलब जो समस्या दी गई है ऑलरेडी, उसमें आप गैर ज़रूरती जानकारी को ऐड कर दो। बिल्कुल नहीं भाई, पहले ही बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और उसके बाद आप उसमें और गैर ज़रूरी जानकारी डाल रहे हो जिसकी बच्चे को कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो और ही बेकार है। सो ऐड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द गिवन प्रॉब्लम नहीं, आपको और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। सेकेंड इज इंस्ट्रक्ट देम टू फिक्सेट ऑन कन्वेक्शनल यूज़ ऑफ मटेरियल। कन्वेक्शन का मतलब है जो परंपरागत चीज़ें चली आ रही है केवल उसका इस्तेमाल करो, ज़्यादा डिस्कवर करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा कुछ और नया तरीका मत अपनाओ। ये भी गलत है। जब बच्चे को कोई एक सोल्यूशन का, एक प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ना तो आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए और ना तो उनको बोलना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि तुम फिक्स करो उसी उस पे कन्वेक्शनल मेथड पे। ये भी नहीं होना चाहिए। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य करना। बाध्य तो आपको वैसे बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा कि मतलब आप उसे एक ही चीज़ पे फिक्स रख रहे हो कि ऐसे ही इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करो, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई और मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। थर्ड इज आस्क देम टू कॉपी द आंसर फ्रॉम द फ्रेंड। ये क्या बात हुई? बच्चा सीखने के लिए आ रहा है तो वो अपने फ्रेंड से कॉपी क्यों करें? मतलब अगर उसे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो अपने दोस्त से कॉपी कर ले, तो और भी गलत है। सो आस्क देम टू कॉपी द आंसर फ्रॉम देयर फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहें, बिल्कुल नहीं। बल्कि सजेस्ट टू देम टू रिफ्लेक्ट ऑन दी सिमिलर प्रॉब्लम्स। उनको कहो कि आपने ऐसे पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, एक बार आप उनको हल करो। मतलब उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्होंने पहले हल की थी उस पर चिंतन करने को कहो। मतलब कि आप उसको, जो आपने पहले चीज़ें सॉल्व की थी, उन पर रिफ्लेक्ट करो, देखो, सोचो, समझो इसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दो। ये नहीं कि तुम दूसरे के उससे कॉपी से कॉपी कर लो, तुम गाइड खरीद लो, तुम कुंजी खरीद लो, नहीं, आप उसे डिस्कवर करने का भरपूर मौका दो। सो ये हमारा 25th था। आई थिंक आपको अभी तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ रहे होंगे। नहीं आ रहे तो कॉमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे बताओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 26 है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर मिसकॉन्सेप्शंस। अब देखो, मिसकॉन्सेप्शंस का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ में आप
ऐसे अटक गए हो या फिर कुछ आपको लग रहा है कि इसका मतलब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सिंपल आपको कोई भ्रांति है, मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब आप किसी चीज़ को आपको समझाया किसी और तरीके से गया था, आपने उसको किसी और तरीके से समझ लिया, आपने गलत समझ लिया। तो ये क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दो कि बच्चा ये फ्रीली एक्सप्रेस कर सके कि मुझे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है या मैंने इस चीज़ को गलत समझ लिया है, मुझे मिसकॉन्सेप्शन है। और इसका आंसर, इसका रीज़न क्या है? डिस्कशन ऑन मिसकंसेप्शन इज रेलिवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बात बिल्कुल सही है एंड बोथ ए आर ट्रू। पहली बात तो आप ये चेक किया करो कि ए सिंगल ठीक है या नहीं है, आर सिंगल ठीक है या नहीं है, मतलब इंडिविजुअली दो स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है या नहीं है। तो बिल्कुल ए भी ठीक है कि मतलब आपकी जो भ्रांतियाँ हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो आपको वो क्लास में मतलब ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहिए कि वो इस चीज़ को डिस्कस कर सके। तो एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना ज़रूरी है जहाँ विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को, जो उनका मिसकॉन्सेप्शन है, जो वो चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं या उन्होंने गलत समझ लिया है, उसे डिस्कस कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा एक्सप्रेस कर सके। पहली बात दैट इज़ ए इज़ ट्रू, बिल्कुल। अब है डिस्कशन ऑन मिसकॉन्सेप्शन। अगर हम मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे ना, तो ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बेहतर बनाएगा और ये रिलेवेंट होगा। दैट मीन्स कि रीज़न भी इसका बिल्कुल सही मिल रहा है कि हमें मिसकॉन्सेप्शन को इसीलिए करना चाहिए डिस्कस क्लास में ताकि बच्चा लर्निंग अच्छी हो सके, रेलिवेंट प्रोसेस है ये। सो दैट इज़ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो आपका 26 है उसका आंसर फर्स्ट है और उसमें भी आंसर की में भी यही है, बोर्ड ने भी यही माना है और हम भी इस चीज़ को समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का ना एक सिंपल तरीका होता है कि ए में जो बात करी गई है, असर्शन में जो बात करी गई है, क्या वही बात रीज़न में भी है? क्या असर्शन जो है, क्या वो मतलब जो रीज़न है, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या उसमें भी वही बात बोली जा रही है? तो देखो मिसकंसेप्शन की बात इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है। इतना भी सीटेट में हार्ड क्वेश्चन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाए, तो इसलिए ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। और दूसरा तो आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए आंसर फर्स्ट होगा। Now question number 27 is students will feel more intrinsically motivated. Intrinsically मतलब अंदर से मोटिवेटेड है बच्चा। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि मैं मोटिवेटेड हूँ अंदर से। इफ़ दे लर्न द इमोशंस ऑफ, इफ़ दे एक्सपीरियंस द इमोशंस ऑफ, मतलब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड कब होगा? जब उसके अंदर कैसा इमोशन होगा? होपलेस का नहीं, होपलेसनेस नहीं। बच्चे में निराशा होगी तो अंदर से मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब उनमें शेम होगा, शर्म होगी नहीं। जब उनमें फ्रस्ट्रेशन होगा, कुंठा होगी नहीं। बल्कि जब बच्चा जॉय होगा, जब बच्चे को मज़ा आएगा। आपको वही चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। मुझे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत पैशनेटली करती हूँ, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ भरपूर। आई एम सो सॉरी। और ये फिर से मेरी जो डॉग है, इधर इधर डोंट डू इट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत पैशनेटली करते हैं तो वो हमें करनी चाहिए। तो वही चीज़ की बात बोल रहे हैं कि बच्चा जब ज़्यादा जॉयस होता है, जब बच्चा ज़्यादा खुश होता है, तो तब उससे वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है कोई काम करने में। सो इसलिए 27 का थर्ड होगा आंसर। बोर्ड ने भी इसी को माना है और आंसर भी इसका यही है। ना क्वेश्चन नंबर 28 इज स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू फॉर्मुलेट डैश गोल्स। बच्चे को कैसे गोल्स फॉर्मुलेट करने चाहिए, इस चीज़ की बात भी शायद मैं अपनी ईवीएस के लेक्चर्स में कर चुकी हूँ। देखो कंपटीशन डायरेक्टेड नहीं, अभी अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि बच्चे को, कहाँ गया वो, कि एक तो हाईली कॉम्पिटिटिव फीलिंग बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंपटीशन डायरेक्टेड नहीं। तो स्टूडेंट शुड बी एनकरेज, बच्चे को एनकरेज करो। विद्यार्थी को किस प्रकार की लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, कौन सा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? कंपटीशन डायरेक्टेड नहीं। कार्य परिहारी, यानी कि कार्य को अवॉइड ही कर दो। बताओ, आपको कार्य करने के लिए बोला जा रहा है कि कार्य करो और आप यहाँ कह रहे हो कार्य अवॉइड कर दो, नहीं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि महारत अभिमुखी। महारत अभिमुखी का सिंपल मतलब होता है जिसमें बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ता है ताकि उस चीज़ को, उस मतलब उस बच्चे को उस चीज़ के ऊपर महारत हासिल हो जाए। ओके, तो आई एम वेरी सॉरी, वो एक्चुअली बहुत यहाँ पे शादियाँ हो रही हैं ना, तो क्रैकर्स एकदम बर्स्ट होते रहते हैं, तो इस वजह से। एनीवेज, मैं ये कह रही थी कि बच्चे को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो मास्टरी ओरिएंटेड की तरफ जाए, यानी कि वो महारत की तरफ जाए, महारत हासिल करे। ये नहीं कि परफॉर्मेंस के लिए देखते रहे कि परफॉर्मेंस अच्छा हो बुरा हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, बल्कि मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए, महारत अभिमुखी। बस महारत हासिल कर लें, ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज, उनको एनकरेज करो ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स।
29th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लर्निंग पॉजिटिवली। देखो बहुत ज़रूरी है, ये पॉजिटिव की बात कह रहा है, तो यानी कि लर्निंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है, यानी कि जो पॉजिटिवली वो प्रभावी हो। माल नरिशमेंट बिल्कुल नहीं। माल नरिशमेंट क्या होता है? माल नरिशमेंट का मतलब होता है जिसमें बच्चे को खाना पीना नहीं मिल रहा है। बच्चा अगर खाना पीना नहीं खाएगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा उस चीज़ के ऊपर, और ध्यान नहीं लगेगा, कुपोषित होगा, तो वो क्या लर्निंग पॉजिटिवली हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सेकेंड आता है कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ कोलैबोरेशन होना चाहिए बच्चों के बीच में, सभी बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो ये कोलैबोरेशन होगा अगर मिल बांट के सीख रहे होंगे, विद्यार्थी में सहभागिता होगी, तो वो पॉजिटिवली लर्न करेंगे चीज़ों को। पनिशमेंट अगेन नेगेटिव चीज़ है। फिर आता है मेटाकॉग्निशन, दैट इज फोर्थ, अभिसंज्ञान। वैसे तो आंसर आपका फोर्थ है। मेटाकॉग्निशन पे कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि आपको ये समझ, आप जब ये समझ जाते हो कि आपको क्या आता है या आपको क्या नहीं आता है, जब आप अपने आप को समझ जाते हो, जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो, तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यानी कि आपके क्या बोलते हैं उसको, संज्ञान का भी संज्ञान, यानी कि आपको क्या समझ आ रहा है, इस चीज़ की भी समझ आपको होनी चाहिए। तो वो उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना कि मुझे क्या कर आता है, क्या नहीं आता, ये इसको अभिसंज्ञान कहते हैं। मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान, यानी कि संज्ञान का भी संज्ञान, आपकी समझ का भी समझ, कि आपकी नॉलेज कितनी है उस बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। राइट, सो दिस इज मेटाकॉग्निशन। तो यानी कि यहाँ पर है कि लर्निंग किस चीज़ से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगी? जब बच्चा कोलैबोरेशन करेगा और जब बच्चा मेटाकॉग्निशन में आएगा, यानी कि उसको पता होगा कि क्या सब, मतलब उसको इस चीज़ की भी समझ होगी कि उसको क्या पता है और क्या नहीं पता है। और दूसरा आपका कोलैबोरेशन में सीखेगा, दैट इज़ 29th का फोर्थ। और यही जो आंसर की है बोर्ड है उसका भी यही आंसर है, और हमने भी यही समझ लिया। देन आता है स्टूडेंट प्लेस एंड एक्टिव रोल, सॉरी हाँ यही होगा, एक्टिव होगा। स्टूडेंट प्लेज एंड डैश रोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। मैं बहुत जल्दी अपनी वीडियो को एंड करने वाली हूँ। अब मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं। एनीवे, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? एक्टिव रोल प्ले करते हैं नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। बच्चा कभी भी ऐसे पैसिवली किसी भी चीज़ को दिमाग में नहीं भर लेता, वो एक्टिवली सोचता है। पैसिव नहीं होगा, डोसाइल यानी कि अधीन नहीं, एंड इनसिग्निफिकेंट, नगण्य नहीं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि जिसका कोई महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, और जो महत्वहीन है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो महत्वहीन होना चाहिए इसका आंसर, या नगण्य, जो भी आप कह लो। तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाता है, या बहुत मतलब एक्टिव रोल प्ले करता है, ये इसका आंसर होगा। बोर्ड ने भी इसी को माना है, और इसका आंसर भी एक्चुअली में यही है कि बच्चे जब भी अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्टिवली करते हैं। मान लो उनको आप ग्रेविटी का रूल पढ़ा रहे हो, वो एक एक चीज़ को गिरा के देखेगा, ठीक है, गिरा के देखेगा, यानी कि जैसे चौक गिरा के देख लिया, डस्टर गिरा के देख लिया, रुई गिरा के देख ली, फेदर गिरा के देख लिया। कोई चीज़ देर में नीचे आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे ही आती है। तो एक्टिवली सीख रहा है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन एक्टिवली कर रहा है। और यही आपके आंसर कीज़ थे। आप आंसर की के साथ चीज़ों को मैच कर सकते हो। और यही था आपका 1 फरवरी के 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। और दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेक्शंस के साथ। थैंक यू।